हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सोनी व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूँ केदारनाथ धाम यात्रा के ट्रैकिंग में। और ये जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा ट्रैकिंग माना जाता है चारों धाम में से। तो जैसे कि आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको यमुनोत्री धाम यात्रा का वीडियो दिखाया था, आप उसी का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हो या फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल भरा ट्रैकिंग बोलते हैं जिसको, वो होने वाला है केदारनाथ धाम यात्रा का वीडियो, जिसमें हम ट्रैकिंग करने वाले हैं टोटल 22 किलोमीटर ऊपर, जो कि आपको ऐसा लगेगा 27 किलोमीटर है कम से कम। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और हालत ख़राब कर देने वाला ट्रैकिंग होता है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं केदारनाथ यात्रा का वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं हूँ अभी यमुनोत्री धाम में, और यमुनोत्री धाम से मौसम बिगड़ने के कारण हमें जल्दी नीचे उतरना पड़ा और हमें पार्किंग में पहुंचते हुए लगभग रात के 8 बज गए। देन फिर वहां से हमने स्टार्ट किया चलना केदारनाथ की तरफ। रास्ता जो होने वाला है वो कम से कम 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर होने वाला है यमुनोत्री धाम टू केदारनाथ धाम। पूरे 1 से 2 दिन तो लगभग लग ही जाएंगे पहुँचते पहुँचते, अगर आप बाई ट्रैवलर व्हीकल या बाई बस जाते हैं तो। यमुनोत्री धाम से निकलने में हमें लेट हो गया, प्लस शरीर में थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हमने ये ट्रैकिंग पैदल किया, प्लस एक दिन में ही चढ़ना उतरना दोनों हो गया। ट्रैकिंग कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे एक होटल में, जहां हमने लिया स्टे। बहुत ही शानदार होटल और अच्छा खाना यहां खाने को मिला, और थके हुए थे इसलिए रात को आराम भी किया हमने। और फिर अगले दिन सुबह करीब 7 बजे अगेन हम निकल गए केदारनाथ के लिए। बट उससे पहले बता दूं आपको, यहाँ से जो हमारी चढ़ाई बाई रोड गाड़ी में होने वाली है वो बहुत ही डेंजर रोड है, और वो चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा हाइट में होने वाली है, इसलिए गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी और पावर और फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होगा गाड़ी का। देन फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ के रोड तो और ख़तरनाक देखने को मिलते हैं, और ठंड भी तगड़ी बढ़ जाती है जैसे जैसे आप पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें ड्राइवर ने जानकारी दी एक बड़े ही रहस्यमय मंदिर की, जिसको वहाँ के लोग शिव गुफा के नाम से जानते हैं। और वहाँ आपको लगभग 52 सीढ़ी चढ़ शिव गुफा के अंदर जाना पड़ता है। और जैसे आप गुफा के अंदर जाते हो, आपको एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिस दृश्य की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको केदारनाथ जैसा ही शिवलिंग आकृति देखने को मिलेगा। और वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने आपको मंदिर बाहर से ही दिखा दिया। ऐसे ऐसे लोकेशन जो कि चार धाम में इंक्लूड नहीं है, बट आपको वहाँ के ड्राइवर जो कि चार धाम यात्रा करवाते हैं वो आपको बताते जाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री अपने तरफ से। तो आपको जाके दर्शन जरूर करना चाहिए ये सब लोकेशन का। देन दर्शन कर हमने लिया शिव गुफा से अलविदा, और हम बढ़ने लगे आगे विशालकाय हिमालय पर्वतों की तरफ, जो आपको देखने मिलेंगे केदारनाथ के रास्ते में। अब हम जहाँ पहुँचे वो है केदारनाथ यात्रा का चेक पोस्ट, जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा कि कितने यात्री कौन सी गाड़ी में यात्रा कर केदारनाथ के रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन चेक करवाते ही हम बढ़ने लगे आगे, और रास्ता देख दिल खुश भी हो गया, प्लस डर भी लगना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइट में आपको ट्रैवल करना पड़ता है बाई रोड, और रोड भी 1 वे है। यहाँ के ड्राइवर्स की जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है, क्योंकि जिस रोड पर यहाँ वो गाड़ी चलाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड है। थोड़ा भी नज़र हटी तो समझ लो दुर्घटना घटी। आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस चार धाम यात्रा के बारे में, कि इस चार धाम यात्रा में आपको 2 ही धाम ऐसे हैं जहाँ ट्रैकिंग करना पड़ता है, और वो 2 धाम है, एक यमुनोत्री धाम और एक केदारनाथ धाम। बाकी जो अन्य धाम है वहाँ आपको आपकी गाड़ी ले जाएगी, अनलेस कि आप गंगोत्री धाम का गौमुख ट्रैकिंग नहीं करते हो तो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है और उसको बहुत ही कम लोग करते हैं। तो उसके बारे में हम जितनी कम बात करें उतना बेहतर होगा। तो हम पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ ही रहे थे, और हमें पहुंचना था सीतापुर पार्किंग की तरफ, जो कि एक अच्छा खासा सिटी टाइप का लोकेशन है, जो पड़ता है आपको सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले। और आप जैसे ही देखोगे तो सीतापुर से पहले भी लाइन से आपको अलग अलग गांव देखने को मिलेगा, जहां आपको स्टे की सुविधा मिल जाएगी। और भीड़ की क्या ही बात करूं, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे गांव क्रॉस कर हमारी गाड़ी पहुंचने लगी सीतापुर पार्किंग, बट उससे पहले बता दूं कि जाने के लिए हम सोनप्रयाग पार्किंग भी पहुंच सकते थे, बट एक्चुअली में यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं उनको सीतापुर पार्किंग में ही रोक दिया जाता है। और यहाँ सीतापुर में आपको ढेर सारे रूम, होटल, ये सब की सुविधा
मिल जाएगी। ऐसा सोनप्रयाग और सीतापुर पार्किंग का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जब ये नाम सुनने मिले रोड में तो आप समझ जाना कि आप केदारनाथ धाम के नज़दीक पहुँच गए हो। और ठंड भी तगड़ी देखने को मिलती है यहाँ पे। देन हम पहुँचे सीतापुर पार्किंग लगभग रात के 9 बजे और रूम खोजते खोजते हो गया रात के 10। तो हम सब ने यहाँ होटल वाले और यहाँ के स्थानीय लोगों से पता किया कि एक्चुअली में केदारनाथ ट्रैकिंग जो है वो किस टाइप का होता है, किस टाइम पे होता है। तो उन्होंने बताया कि रात 2 बजे से आपको सोनप्रयाग से सरकारी गाड़ी मिलती है जिसका भाड़ा 50 रुपये पर हेड पर पर्सन, जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचा देगी 1 घंटे में। और आपको गौरीकुंड से स्नान कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि गौरीकुंड का पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए यहाँ जितने भी भक्त आते हैं वो यहीं से गौरी माता से आदेश लेते हैं और स्नान करने के बाद आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं, वो भी पैदल। और जिनको अगर घोड़ा खच्चर चाहिए तो उनकी भी सुविधा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी जगह जगह पे, और पूरे रास्ते भर मिल जाती है। मतलब मान के चलो आप नीचे नहीं लेना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आप चढ़ पाओगे तो आप पैदल भी जा सकते हो। और बीच में जैसे मान के चलो अगर कुछ तकलीफ हुई तो वहाँ से घोड़ा, पालकी, पिट्ठू ये सब की सुविधा मिल जाएगी कुछ रीजनेबल प्राइस में। रीजनेबल नहीं बोल सकते उसको, एक तरीके से महंगा ही पड़ेगा आपको वो। अब यहाँ से आपकी शुरू होती है एक्चुअल केदारनाथ यात्रा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने रात 2 बजे से ये सोनप्रयाग पार्किंग से गाड़ी ली, तो हमने ये जो एक्चुअल टाइमिंग में ट्रैकिंग स्टार्ट की वो है सुबह के 4 बजे। और अंधेरे होने की वजह से ट्रैकिंग के स्टार्ट का माहौल उतने अच्छे से कैमरे में आ नहीं पाया, बट जैसे जैसे सुबह हुई मालूम चला कि एक्चुअल में हम कितने ज़्यादा हाइट में हैं। और भी हाइट में हमें पैदल ऊपर जाना है और कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना ऊपर जाना है। अब स्टार्टिंग में बहुत ही स्पीड ट्रैकिंग कर सकते हो आप लोग क्योंकि जो चढ़ाई है ना वो कम होती है, पर जैसे जैसे आप लोग ऊपर पहुंचते जाते हो तो आप लोगों को पता चलता है कि चढ़ाई जो है बढ़ने लगेगी। इसलिए टाइमिंग को बचाने के लिए स्टार्टिंग का ट्रैकिंग आप स्पीड कर सकते हो क्योंकि धूप जब बढ़ जाएगी ना तो आप हो हाइट पे तो धूप की रोशनी उतनी ही तेज आएगी जितना कि ठंड पड़ रहा है। तो क्या है ना, आपको चढ़ने में तकलीफ भी होगा और जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। अब बात करूँ तो यहाँ जितने भी पोस्टर जो आपको बताते हैं केदारनाथ मंदिर कितने दूर है तो वो सारे गलत हैं। उसका रीज़न ये है कि 2013 के आपदा के बाद जो रास्ता था अब वो बंद हो चुका है। जो भी पोस्टर आपको किलोमीटर्स जो लिखे हुए हैं वो सारे गलत हैं, पुराने रास्ते के हिसाब से हैं तो जो 2013 के पहले था जिसको बोला जाता है 16 किलोमीटर का। इसलिए आप किसी को भी पूछोगे या फिर आपने यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा ना तो सब आपको 16 किलोमीटर का ट्रैकिंग बताते थे, पर आप एक्चुअल में जब जाओगे तो आपको समझ में आता है कि 2013 के आपदा के बाद जब रोड को रिकंस्ट्रक्ट किया गया ना तो जो रास्ता है वो आप लोगों को नया रास्ता देखने को मिलता है जो पड़ जाता है आपको 22 किलोमीटर से 28 किलोमीटर का ट्रैकिंग, जिसको पार कर आपको केदारनाथ मंदिर पहुंचना होगा। और इस बीच आपको बहुत सारे पैच देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने गौरीकुंड से चलना स्टार्ट किया और 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर चले ही थे हम पहुँच गए जंगल चट्टी नामक एक पॉइंट में, जहाँ आपको वाकई में पूरा जंगल टाइप के बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअल में जंगल वाला फील देते हैं। और जगह जगह पहाड़ों से आता झरना आपका दिल खुश कर देगा, प्लस इसको पी भी सकते हो आप। उत्तराखंड की यही खासियत है कि यहाँ जो भी पानी है ना, मतलब हर टाइप का पानी जो झरने के थ्रू आ रहा है या फिर पहाड़ों के थ्रू आ रहा है उसको आप पी सकते हो। और ऑक्सीजन की क्या ही बात करूँ, इतना फ्रेश ऑक्सीजन आप लोगों को लेने को मिलेगा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप होते हो हाइट में और थोड़ा सा हाइट और जाओगे तो फिर वो ऑक्सीजन भी आप लोगों को प्राप्त नहीं होगा जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप चढ़ाई करते हो, ट्रैकिंग करते हो, तो जितना आपको ऑक्सीजन नॉर्मल रिक्वायर्ड है ना उतना आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ट्रैकिंग में आपका सांस ज़्यादा फूलेगा। और यमुनोत्री धाम में जो हमने सबसे ज़्यादा मुसीबत या फिर बोल सकते हो मुश्किल फेस किया वो था वहाँ के घोड़े, खच्चर और पालकी। वैसे ही आपको केदारनाथ धाम में भी देखने को मिलेंगे जो आपको धक्का मार मार के आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको ये चीज़ तो फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये घोड़ा और खच्चर सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि इनका पैर स्लिप कर जाता है और ये सीधा गिरते हैं और इनके ऊपर जो बैठा होता है ना वो भी गिरता है इनके साथ में। अब जैसे जैसे ट्रैकिंग में आगे बढ़ रहे थे तो एक और पॉइंट आया जिसको बोलते हैं भीमबली। ये जो पॉइंट था यहाँ आपको विशालकाय पर्वत का टुकड़ा देखने को मिलेगा, पत्थर ही पत्थर और डेंजर पहाड़ के दर्शन होंगे इस पॉइंट में। तो जैसे जैसे आप पहाड़ के रास्तों से आगे बढ़ते जाते हो आपको पड़ता है छोटी लिमचोली और बड़ी लिमचोली। इसके बाद कुछ किलोमीटर के बाद आपको मिलता है रामबाड़ा नामक एक ब्रिज।
जो कि 2013 के आपदा में आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा इसके बारे में जिक्र, कि यही जो ब्रिज था ये टूट गया था। इसी वजह से जो ऊपर यात्री फंसे हुए थे वो ऊपर ही रह गए और जो नीचे आ गए वो नीचे पहुंच गए, क्योंकि बीच का रास्ता टूट गया था तो ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकते थे। तो जो पुराना रास्ता था ना 2013 आपदा के पहले, वो तो पूरा ही ख़राब हो गया। अब उसको डाइवर्ट करके एक नया रास्ता बनाया गया है और रामबाड़ा के ब्रिज को दोबारा बनाया गया है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को कनेक्ट किया गया है और जो रास्ता है वो 22 किलोमीटर से 28 किलोमीटर का ट्रैकिंग हो जाता है। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो रास्ता स्टार्ट होता है वो जो नया रास्ता है जो कि रामबाड़ा के बाद आप लोगों को पड़ता है, जिसमें जो शरीर को तोड़ देने वाली ट्रैकिंग एकदम खड़ी चढ़ाई 9 किलोमीटर की होगी, जो कि आपको मंदिर तक कनेक्ट करेगी और ऐसा लगने लगेगा कि अब पहुंच रहा हूं और रास्ता जो है ना बढ़ते ही जाएगा। यहीं आप लोगों में से बहुत लोग ना, मतलब किसी को सांस का प्रॉब्लम भी आ सकता है और किसी को क्या है ना, रुक के चढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स है। और ठंड तो यहाँ पूछो मत, यहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो रखी है हिमालय पर्वतों पर कि आप गर्म पानी के लिए तरस जाओगे। ये बात सच में बता सकता हूँ क्योंकि मैंने ये फेस किया है। फिर ये लंबे लंबे पहाड़ के रास्ते से होते हुए आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपकी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि मंदिर अभी बहुत दूर है, प्लस जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और इसमें ट्रैकिंग करना आसान बात नहीं है। और साथ में ये घोड़ा खच्चर पालकी पिट्ठू ये अलग तंग किए जा रहे हैं पैदल यात्रियों को। इसलिए आप कभी भी केदारनाथ ट्रैकिंग अगर पैदल करते हो तो इनसे एकदम सावधान रहिए और अपना एक साइड का रास्ता पकड़ के चलिए, इनको अपना अलग से जाने दीजिए। जैसे कि केदारनाथ में 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग बचा होता है तो आपको पहले पड़ता है घोड़ा पड़ाव, जहाँ सारे पिट्ठू पालकी और घोड़ा खच्चर को रोक दिया जाता है क्योंकि मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ ना हो इसीलिए। फिर जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर पार करते हो आपको मिलता है केदारनाथ मंदिर का बेस कैंप, जहां जो यात्री हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो उतरते हैं और आपको हेलीकॉप्टर फाटा नामक एक गांव से मिलता है और वो विदिन 15 मिनट्स आपको केदारनाथ मंदिर पहुंचा देता है। और बेस कैंप से जैसे ही आगे बढ़े मंदिर की तरफ और हमने देखा मंदिर के आसपास का नज़ारा, जो देख शरीर में जितनी थकान थी सब दूर हो गई। इतना खूबसूरत और भयंकर दृश्य विशालकाय हिमालय पर्वतों का मैंने आज तक नहीं देखा था कभी, जो मुझे यहाँ देखने को मिला। और मंदिर के बाहर इतनी भीड़ कि क्या ही बताऊँ आपको। और यहाँ पूरे ट्रैकिंग भर आपको कुछ ना कुछ दुकान देखने को मिलता है, बट डिसएडवांटेज एक ही है कि इतनी हाइट में होने की वजह से आपको हर चीज़ें महंगी ही मिलेगी। बाकी केदारनाथ मंदिर के आसपास के खाने पीने के सामान तो और कॉस्टली है। जैसे आपको बताऊं तो समोसा एक पीस आपको पड़ेगा 30 रुपये के लगभग। तो बाकी आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना महंगा है यहाँ खाना पीना। और फिर मंदिर से दर्शन कर मंदिर के जैसे ही पीछे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा भीमशिला नामक एक विशालकाय पर्वत, जो कि बताया जाता है 2013 के आपदा से मंदिर को इस पर्वत ने ही बचाया था और ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। और ऐसे में पुराने YouTube वीडियोस देखता था, लोगों ने जो डाला है भीमशिला पर्वत, जब आप उसको सामने से देखोगे तब समझ में आएगा कि आपको पर्वत जो है ना वो आपसे कितनी ज़्यादा हाइट पे है और कितना ज़्यादा बड़ा है। वीडियोस में वो जो देखते थे तो वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता था, पर वो इतना बड़ा पत्थर रुका तो रुका कैसे, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है 2013 के आपदा में। और यहाँ आप देखोगे तो बहुत ही शांत माहौल है, एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, इस टाइप का फील होना स्टार्ट हो जाता है। प्लस चारों तरफ देखोगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ से ढके विशालकाय हिमालय पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह हुई हमारी केदारनाथ यात्रा और हमें यहाँ स्टे करना सही नहीं लगा क्योंकि हमारे पास टाइम का भी शॉर्टेज था, प्लस जो दिन थे निकलते जा रहे थे और हमें 2-3 लोकेशन और पहुँचना था जिसमें बद्रीनाथ धाम भी इंक्लूड है। देन हमने यहाँ तो स्टे नहीं लिया, बट यहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट किया, पहुँच गए गौरीकुंड सुबह के 5 बजे अगले दिन। तो ये था मेरा केदारनाथ धाम यात्रा का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।